नए आर्मी चीफ की तैनाती को मौजूए बहस ना बनाया जाए। वजीर आजम नवंबर में नए आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। इलेक्शन आइंदा साल अगस्त में होंगे। इक्तदार खो जाने की वजह से इमरान खान कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं। इक्तसादी तरक्की के लिए मिसाक मईशत पर बातचीत के लिए तैयार हैं वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए बरास्ता लंदन न्यूयॉर्क रवाना। 20 से 27 सितंबर तक 150 से ज़ायद रुकन मुल्कों के सरबराह और मंदूबीन जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और रूस यूक्रेन जंग अहम मौज़ूआत में शामिल। सर्दियाँ आ रही हैं, लाखों करोड़ों लोगों के लिए रज़ाइयाँ, लिहाफ और कंबल और गर्म कपड़े ये आप तैयार करवाएं। बेबी फूड जो है नौज़ायदा बच्चों के लिए जिनकी लाखों की तादाद है, वो अगर आप उन तक ग़ज़ा पहुँचवा देंगे, उनकी जो बेबी फूड है, यकीन करें कि ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। सर्दियां करीब आ रही हैं। सैलाब मुतासरीन को मौसम की सख्ती से बचाने के लिए पेशगी इंतजाम ज़रूरी हैं। गर्म कपड़ों, कंबल और दीगर अशिया की फराहमी यकीनी बनानी होगी। मुखय्यर हजरात इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वफाकी हुकूमत मुतासरीन में अब तक 30 अरब रुपए तकसीम कर चुकी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इमरान खान कौम को तकसीम करने के दर पे है। ये शख्स अवाम में मायूसी और नाउम्मीदी पैदा करना चाहता है। ईमानदारी का दर्ज देने वालों ने 4 बरस मुल्की मईशत को तबाह करने के साथ बहाली की कोशिशों में भी रुकावट डाली। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इक़दाम। दादू जूही 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन की बहाली का काम जारी। 8 फीट तक पानी के बावजूद अहलकार कश्तियों के जरिए इमदादी कामों में मसरूफ। मवासलाती निज़ाम की तामीर नौ के लिए महकमों की कोशिशें जारी। सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 37 अमवात, कई मकामात पर ताहाल पानी जमा। मुतासरीन को राशन और तिब्बी सहूलियात की फराहमी। अफवाज पाकिस्तान की सिविल इदारों की भरपूर मावनत। आर्मी और नेवी के साथ पाक फजाइया का भी रिलीफ ऑपरेशन। मेडिकल कैंप्स में मरीजों का इलाज। मुतासरीन के लिए राजनपुर में खैमा बस्ती कायम। दरिया सिंध में पानी की सतह में कमी, हिफाजती बंदों पर दबाव कम हो गया। वजीर आला मुराद अली शाह का मटियारी, नौशहर फेरोज और नवाब शाह का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी के लिए इक़दाम मजीद तेज करने के हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में 5000 ग्लेशियर्स की मैपिंग का फैसला। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार मालूम की जाएगी। मकसद मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली तबाही से बचाव और पेशगी हिकमत अमली तैयार करना है। मुल्क में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। इस्लामाबाद में मजीद 96 केस रिपोर्ट। कराची में 400 से ज़ायद केस। रावलपिंडी, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में भी मरीजों की तादाद में इजाफा। मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फजाइया की इस्तेदाद कार में इजाफा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का स्कर्दू एयरबेस का दौरा। तामीर शुदा बुनियादी ढांचे और आलात का जायजा। मुख्तलिफ यूनिट्स के किरदार और टास्क से मुतालिक ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल। काबिज फौज का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैक डाउन और गिरफ्तारियाँ। मारूफ हुर्रियत रहनुमा सरजान बरकाती समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। हुर्रियत क़यादत की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत। खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। कनाडा में कल रेफरेंडम होगा। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। टोरंटो में रेफरेंडम का पोस्टर फाड़ने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा सिख आबाद हैं, जिनके मुतालबे पर कल टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम होगा। सदर काउंसिल फॉर खालिस्तान बख्शिश सिंह सिद्धू।
आन-जहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम के तदफीन के लिए इंतजामात। आखिरी दीदार के लिए बहुत बड़ी तादाद में शहरियों की आमद। तदफीन पीर को शाही एजाज़ के साथ की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 100 से ज़्यादा मुल्कों के सरबराहान ममलकत आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पें, 24 अफराद हलाक, 90 जख्मी। दोनों मुल्कों का एक दूसरे पर जंग शुरू करने का इल्जाम। इलाके से आबादी का बड़े पैमाने पर इनखला। पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज की तैयारियां। दोनों टीमों का नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस सेशन। 7 मैचेस की सीरीज का आगाज 20 सितंबर से होगा। तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। मुल्तान में नेशनल T20 कप, खैबर पख्तूनख्वा की बलूचिस्तान के खिलाफ 38 रन से कामयाबी, सेमीफाइनल में जगह बना ली। साहबजादा फरहान की सेंचुरी के बायस खैबर पख्तूनख्वा ने 3 विकेटों पर 175 रन बनाए। बलूचिस्तान की टीम 137 रन पर आउट। मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Took the game away from Balochistan within a matter of overs. Thorough professional performance by this KP side. They were down and hurt. और उड़ने वाली गाड़ी के बाद अब उड़ने वाला मोटरसाइकिल भी मुतारिफ। अमेरिका में होने वाले टेक्नोलॉजी शो में पहली फ्लाइंग बाइक का डिस्प्ले। जापानी कंपनी की तैयार की गई फ्लाइंग बाइक 40 मिनट तक 62 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कहाँ रह गए थे? बैलेंस क्यों नहीं कराया? अम्मी वो बैलेंस के पैसे कहीं गिर गए। बाजी, अगर मोबाइल अकाउंट होता तो घर बैठे ही बैलेंस लोड हो जाता। क्या मतलब? मैं आपको बताती हूँ। बाजी, मेरी बेटी ने मुझे मोबाइल अकाउंट खोल कर दिया है। मैं तो आपसे कहने ही वाली थी कि अब आप मेरे पैसे मेरे मोबाइल अकाउंट में ही भेज दिया करें। पैसे गुम होने या रखकर भूल जाने की फिक्र ही नहीं होती। अच्छा, पर ये अकाउंट किस बैंक में खुलता है? बस *2262# मिलाएं। हर वक्त हर जगह किसी भी फोन और किसी भी सिम पर दिए गए बैंक्स में से मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। नहीं तो सब पूछेंगे मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट क्यों नहीं। आसान मोबाइल अकाउंट, आपका अकाउंट, आपका इख्तियार। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एतमाद के साथ। वेलकम बैक। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सर्दियां करीब आ रही हैं। मुतासिरीन को मौसम की सख्ती से बचाने के लिए पेशगी इंतजामात जरूरी हैं। बरतानिया रवानगी से कबल जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासरीन को फौरी नकद इमदाद की फराहमी के लिए 70 अरब रुपए फ्राहम कर रहे हैं। इंतहाई शफाफ तरीके से अब तक 30 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। मजीद तफसील आगा मसूद खालिद से। नूरखान एयरबेस पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरीन सैलाब की बहाली और दोबारा आबादकारी हमारी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने अपील की कि अवाम खसूसन मुखय्यर हजरात दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ आगे आएं और सैलाब मुतासरीन के लिए गर्म कपड़ों के अलावा छोटे बच्चों के लिए खुराक की फ्राहमी में हुकूमत का हाथ बटाएं। सर्दियाँ आ रही हैं, बिल्कुल आमद है, तो खुले आसमानों में जो लाखों लोग जो हैं उनको कंबल चाहिए, उनको रज़ाइयाँ चाहिए, उनको गर्म कपड़े चाहिए। जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल अता किए हैं, वो आज इन लाखों करोड़ों लोगों के लिए रज़ाइयाँ, लिहाफ और कंबल और गर्म कपड़े ये आप तैयार करवाएं। बच्चों की ग़िज़ा वो उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ गई है। जो बेबी फूड जो है नौज़ायदा बच्चों के लिए, जिनकी लाखों की तादाद है,
وہ اگر آپ ان تک غذا پہنچوا دیں گے، ان کی جو بیبی فوڈ ہے، یقین کریں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سمرقند کے حالیہ دورے میں عالمی رہنماؤں سے ہونے والی ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں آنے والے سربراہوں کو حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے امداد اور بحالی کے کاموں سے متعلق آگاہ کیا۔ محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عالمی رہنماؤں نے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کا اعادہ کیا۔ اس مصیبت کے وقت پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو پانی میں گرے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو امداد کی، میں نے ان کا سب کا علیحدہ بھی اور میٹنگ میں بھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم نے اربوں روپے ہم پاکستان کے جو محدود وسائل ہیں اس سے ہم خرچ کر رہے ہیں، اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ پوری پاکستان کی وفاق کی اور صوبوں کی مشینری اور افواج پاکستان مل کر دن رات کام کر رہے ہیں، اور ان سب نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مزید ہم پاکستان کے عوام کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو سیلاب کی صورتحال اور متاثرین کی بحالی اور امداد کی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور متعلقہ حکام کے علاوہ پاکستان کی مخیر شخصیات نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ محمد شہباز شریف جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے براستہ لندن امریکہ روانہ ہوئے۔ 20 سے 27 ستمبر تک جنرل اسمبلی کے سیشن میں 150 سے زائد رکن ملکوں کے سربراہ اور مندوبین خطاب کریں گے۔ کورونا صورتحال کی وجہ سے جنرل اسمبلی کا گزشتہ 2 سال ورچوئل اجلاس ہوا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر درپیش چیلنجز، روس یوکرین جنگ اور غذائی تحفظ جیسے مسائل اس سیشن کے اہم موضوعات ہیں۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو موضوع بحث نہ بنایا جائے، یہ آئینی فریضہ ہے اور وقت پر نبھایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نومبر میں اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ الیکشن آئندہ سال اگست میں ہوں گے۔ اقتصادی ترقی کے لیے میثاق معیشت پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تفصیل مریم ملک سے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ عمران خان پر خوب گرجے برسے۔ خواجہ آصف نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ معاملہ کبھی بھی میڈیا میں ایسے نہیں اٹھا جیسے آج کل زینت بنا ہوا ہے۔ سیاستدان دستے گرباں ہو جاتے ہیں لیکن اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ عمران خان اس تعیناتی کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، ہر روز اپنی ہی بات سے مکر جاتے ہیں۔ پالیسی تو آئین میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ جو بھی سٹنگ وزیر اعظم ہوگا نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا۔ ایک حسرت ہے عمران خان کی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، عزتیں چھیننے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے، اور نواز شریف نے جو ہے وہ 1 2 3 4 دفعہ یہ آئینی جو اپنا فرض ہے نبھایا ہوا ہے۔ عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وزیر دفاع نے ایک بار پھر عمران خان کی منفی سیاست کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا ملک کی سیاسی فضا کو خراب کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو سیلاب متاثرین کے بجائے اپنی سیاست اور اقتدار کی فکر ہے۔ عمران خان نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا کی پالیسی پر گامزن ہے۔ عمران خان تو سیلاب زدگان کی یا جو لوگ تباہ حال ہیں اس وقت ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ تو صبح شام ایک ہی رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے میرا اقتدار واپس دو۔ اقتدار کا جو نشہ ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کو ستا رہا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ازبکستان کامیاب رہا۔ چین، روس، ترکی اور ایرانی صدور نے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم آج رات ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اتحادی جماعتوں نے ریاست کی خاطر مشکل فیصلے کیے۔ ناروال میں مسلم لیگ نون کے تنظیمی کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کی بجائے عمران خان قوم کو تقسیم کرنے اور اداروں پر حملوں میں مصروف ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے شاہ رخ شفیع۔ ناروال میں یونین کونسل تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان قوم کو تقسیم کرنے کے درپے ہے۔ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا کر عوام میں مایوسی اور نا امیدی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
الیکشن انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر ہوگا، چونکہ اس وقت 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے، لیکن یہ فتنہ جس کا نام عمران نیازی ہے یہ مسلسل پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ ایک طرف پاکستان سیلاب سے تباہ ہو گیا، دوسری طرف IMF پاکستان کو پیسے دینے لگا، تو اس نے اپنے وزیروں کو کہا کہ IMF کو خط لکھو کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تاکہ پاکستان کو یہ پیسہ نہ مل سکے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت سیاسی انتقام کے تحت ہمارے منصوبوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ PTI کے دور میں ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے ملک دشمنی کا ثبوت دیا گیا۔ ہماری تصویر ان ترقی کے منصوبوں کی صورت میں لوگوں کے دلوں میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نے 2018 میں 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑا، 4 سال کے بعد وہ 1000 ارب کا بجٹ جو ہے 550 ارب رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے پرعزم ہے، اس وقت مہیر حضرات کو آگے بڑھتے ہوئے قوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج پاکستان کو جتنی بڑی قدرتی تباہی کا سامنا ہے، کبھی تاریخ میں کسی قوم نے اتنی بڑی تباہی کا سامنا نہیں کیا۔ ہم پوری محنت کر رہے ہیں کہ ہم اتنی بڑی مشکل میں کس طرح ان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے معیشت کو صحیح سمت پر گامزن کر دیا ہے اور پاکستان بہت جلد مشکلات سے نکل آئے گا۔ شاہ رخ شفیع، PTV نیوز۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا گیا ہے۔ گوجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سیلاب میں سیاست کا نہیں بلکہ سیلاب متاثرین کی مدد کا وقت ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے سمیع اللہ۔ ریپیئر کا کام ہے ٹرانسمیشن لائنز کا، وہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ دادو خزدار اور سبی مچ لائن 10 ہمارے جو ٹاور تھے وہ گرے تھے، وہ دوبارہ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ مدین میں، مٹا میں، باجوڑ میں، تیمرگرہ میں، جنڈولا میں، ان سب جگہوں پر ٹرانسمیشن لائنز ہماری گری تھی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ سیلاب سے کئی علاقوں میں ٹرانسمیشن لائنز کو نقصان پہنچا تھا، جس کی وجہ سے بجلی سپلائی میں رکاوٹ آئی تھی۔ دادو خزدار اور سبی مچ لائنز تھی۔ سبی کوئٹہ میں 10 ہمارے جو ٹاور تھے وہ گرے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ دوبارہ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں منڈا کے مقام پہ، مدین میں، مٹا میں، باجوڑ میں، تیمرگرہ میں، جنڈولا میں، ان سب جگہوں پر ٹرانسمیشن لائنز ہماری گری تھی۔ ان علاقوں میں جو ریپیئر کا کام ہے ٹرانسمیشن لائنز کا، وہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ توانائی کے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ یہ سیاست کا نہیں بلکہ سیلاب متاثرین کی مدد کا وقت ہے۔ اب جو صرف بجلی کی فراہمی میں تعطل ہے وہ سندھ کی چند تحصیلوں میں ہے، وہاں محترم حضرات یہاں میں اندازہ نہیں ہوتا، ابھی بھی 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا ہے۔ تو زیر آب کیبل کے ذریعے بجلی کو بحال کر کے وہاں ان علاقوں میں بجلی پہنچائی جائے تو انشاءاللہ اس میں اگلے چند دنوں میں ہمیں پیش رفت متوقع ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کے اعمال کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں، جلد بجلی اور تیل کی قیمتیں کم ہوں گی اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا خصوصی اجلاس ڈپٹی چیئرمین وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ چیئرمین NDM میں DG NFRCC اور متعلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے ملک میں غذائی اجناس بالخصوص گندم کی دستیابی سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں گندم کے ذخائر کی اطمینان بخش صورتحال ہے۔ فورم چاول اور چینی سمیت دیگر اجناس بھی مناسب مقدار میں ملک میں دستیاب ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں غذائی اجناس کی فراہمی کے لیے خصوصی ٹرین بھی چلائی جا رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ غذائی اجناس کی کمی سے متعلق خبریں غلط اور گمراہ کن ہیں۔ NFRCC نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں بچوں کے لیے خشک دودھ اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ فورم نے نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔
سیلابی ریلا سمندر میں گر رہا ہے، جس کی وجہ سے سندھ کے متعدد علاقوں میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ریلیف کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد۔ دریائے سندھ میں پانی کی کمی کے بعد حفاظتی بندوں پر دباؤ کم ہو گیا ہے۔ سیلابی ریلا تیزی سے سمندر میں گر رہا ہے، جبکہ سندھ میں سیلاب کے تباہ کاریوں کے بعد سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں مٹیاری، نوشیر و فیروز، نوابشاہ سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مختلف امدادی کیمپوں میں گئے اور وہاں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ حکام کو متاثرین کو راشن دینے اور مدد کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کسی بھی افسر یا ملازم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے روہڑی کینال کا بھی معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی۔ سید مراد علی شاہ نے وزیر آبپاشی کو ہدایت کی کہ نیو سعید آباد کی 4 یوسیز کا پانی مارک وا کے ذریعے روہڑی کینال میں چھوڑا جائے اور پانی کی نکاسی کے فوری اور بھرپور انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ان اضلاع میں مختلف دیہاتوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں پانی کی فوری نکاس کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کیے، جبکہ متاثرین کو ان کے گھروں میں منتقل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ سعید آباد کا جو تعلقہ ہے اس کو میں نے کہا کہ اس وقت تو ایمرجنسی ہے، ٹرینچ کھود کے اور آگے ہم پمپس لگا کے ڈپٹی کمشنر کو اور اریگیشن والوں کو کہا ہے کہ یہ پانی جلد سے جلد نکالیں۔ ہر ممکن کوشش ہے کہ ہمارے صوبے کے جو ہاری ہیں، زمیندار ہیں، وہ گندم کی اور اپنی ربی کی فصل بو سکیں تاکہ جو 8 مہینے کا ان کا نقصان ہوا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ان کو، اور اس کے لیے زمین پانی نکالنا، اس کے ساتھ ساتھ اریگیشن نیٹ ورک کو بحال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو فائنینشیل سپورٹ دینا، یہ پلاننگ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اطلاعات شجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ میں 1.5 کروڑ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح لوگوں کو ریسکیو کرنا تھا اور دوسری ترجیح انہیں ریلیف فراہم کرنا ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں ان کی اپنے گھروں میں آباد کاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں حکومت ان کے گھر تعمیر کر کے دے گی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے ساتھ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ 8 فٹ تک پانی کھڑا ہونے کے باوجود دادو جوہی 132 kV ٹرانسمیشن لائن کی بحالی کا کام جاری ہے۔ متاثرین کو راشن کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں عاصم رضوان سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہیں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر دادو جوہی 132 kV ٹرانسمیشن لائن کی بحالی کا کام جاری ہے۔ علاقے میں 8 فٹ تک سیلابی پانی کھڑا ہونے کے باوجود سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کے اہلکار کشتیوں کی مدد سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گورکھ ہل اسٹیشن کا فیڈر بھی بحال کیا جا رہا ہے۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے مطابق امدادی سرگرمیوں کے لیے آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز نے مزید 3 پروازوں کے ذریعے سیلاب میں پھنسے ہوئے 31 افراد کو نکالا، جبکہ سیلاب متاثرین کو 2 ٹن سے زیادہ خوراک بھی پہنچائی۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اب تک 8000 ٹن سے زیادہ سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ سیلاب کے علاقوں میں قائم 300 سے زیادہ میڈیکل کیمپوں میں 1,26,000 مریضوں کو علاج کی سہولت بھی فراہم کی جا چکی ہے۔ اب تک 9000 ٹن خوراک، 1500 ٹن ضروری اشیاء اور دواؤں کے 80 لاکھ سے زیادہ پیکٹ جمع ہوئے ہیں، جن میں سے 8900 ٹن خوراک اور تقریباً تمام اشیاء ضروریہ اور ادویات تقسیم کی جا چکی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن زوروں پر ہے اور اسے مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ ان کوششوں کا مقصد متاثرہ علاقوں میں جلد از جلد معمول کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے۔ پاک فوج نے سیلاب متاثرین کو پناہ دینے کے لیے امدادی پروگرام کے تحت راجن پور میں خیمہ بستی قائم کر دی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پہلے سے تعینات میڈیکل یونٹس اور امدادی ٹیمیں بھی کوہ سلیمان کے دور دراز علاقوں میں پہنچ رہی ہیں تاکہ متاثرہ لوگوں کو گھروں پر ضروری طبی امداد اور راشن پیکس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ پاک بحریہ کی جانب سے سیلاب متاثرین میں اب تک 1519 ٹن راشن، 4904 خیمے اور 6.5 لاکھ لیٹر سے زیادہ پینے کا پانی تقسیم کیا جا چکا ہے۔ پاک بحریہ نے 9 خیمہ بستیوں میں 16000 سے زائد متاثرین کو رہائش کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 10 اضلاع میں پاک بحریہ کی 23 ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں خدمات انجام دے رہی ہیں، جبکہ 15231 محصورین کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے قائم کردہ 70 میڈیکل کیمپوں میں 57000 سے زائد مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ پاک فضائیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 4000
3,848 खेमे फराहम किए गए हैं, जबकि 3,000 टन से जायद खुश्क राशन, 3,70,000 से ज्यादा तैयार खाने के पैकेट्स और 2,31,000 लीटर से जायद पीने का पानी भी पाक फिजाइया ने मुतासरीन में तकसीम किया है। 45 मेडिकल कैंपों में 56,559 मरीजों को भी पाक फिजाइया ने तिब्बी सहूलत फराहम की। इसके साथ साथ 20 खेमा बस्तियों और 54 रिलीफ कैंप्स में 19,800 मुतासरीन को रिहायशी सहूलियात फराहम की। पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट फ्लीट ने मुतासर इलाकों में फंसे मजीद 99 अफराद को बाहिफाजत महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान के शुमाल में मौजूद 5,000 ग्लेशियर्स की मैपिंग करवाने का फैसला किया गया है। ग्लेशियर्स की मैपिंग अगले 18 माह के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली एजेंसी UNDP करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे के जरिए बढ़ते हुए दर्जा हरारत और उसके नतीजे में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार मालूम करके एक ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली तबाही से बचाव मुमकिन हो सके और सैलाब जैसी आफतों के हवाले से पेशगी इंतबाह जारी किया जा सके। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सूबे में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए खुसूसी टीमों ने 80% सर्वे मुकम्मल कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे सरफराज शेख। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुकूमत की जानिब से इमदाद व बहाली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पाक आर्मी FC बलूचिस्तान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म अमल है। कोहलू, जलमक्सी, वादी बोलान, नसीराबाद से मुत्तसिल इलाकों में राशन की फराहमी समेत तिब्बी सहूलियात के जरिए फ्री मेडिकल कैंप्स में मरीजों की देखभाल के लिए मौसर इंतजामात किए गए हैं। पाक आर्मी और FC की जानिब से मुतासरीन की इमदाद व बहाली के लिए कोयटा, नोश की नौकुंडी, दालबंदीन और चमन में 4 कलेक्शन पॉइंट्स का क़याम अमल में लाया गया है। PDM में बलूचिस्तान की टीमें भी मुतासरा अजला में ज़िले इंतजामिया के हमरा इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। जहाँ जहाँ पे रिलीफ के रिक्वायरमेंट है, रिलीफ आइटम्स की डिप्टी कमिश्नर की उनकी डिमांड्स है, तो एज़ पर देर डिमांड हम उनको पूरा करें और हमारी कोशिश ये रही है कि वक्त पे रिलीफ आइटम्स वहाँ पे पहुँच जाए। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना उड़क, चश्मा अचूज़ई, सरियाब और दिगर इलाकों समेत ज़िला लसबेला में भी पाक आर्मी ने ज़िले इंतजामिया और दिगर मुतल्लिका महकमों की मुआवनत से खुसूसी टीमों के जरिए नुकसानात के अजाले के लिए 80% सर्वे मुकम्मल कर लिया है। सैलाब से शदीद मुतासरा सोबतपुर के इलाके में FC बलूचिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर टेंट विलेज में मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ज़िला लोरलाई के दूर दराज इलाकों कच अमगजई और मेख्तर में भी सैलाब से मुतासरा 700 ख़ानदानों के लिए हेल्प फाउंडेशन बलूचिस्तान की जानिब से इमदाद व बहाली के मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। सैलाबी आफत से मुतासरा ख़ानदान हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। आइए मिलकर कौमी फरीज़े की अदायगी के तहत इमदाद व बहाली के कामों में अपना किरदार अदा करें। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। हालिया बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान के 95 मकामात सैलाबी रेलों की जद में आए हैं। दीगर इलाकों की तरह ज़िला गजर की तहसील अशकुमन भी नुकसान उठाया है। हसन तारिक भट्ट मज़ीद तफसील बताएंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान की तहसील इश्कुमन का इलाका है और यहाँ के जो 3 अहम गांव हैं जिनमें फैज़ाबाद है, जलालाबाद है और सेंट्रल कोट हैं, जो मुल्क भर में बादाम, अखरोट, सेब और खुबानी की पैदावार के हवाले से खसूसी अहमियत रखते हैं। हालिया सैलाब से ये इलाका बुरी तरह मुतासर हुआ है। अगर हम सिर्फ इस इलाके की बात करें तो तकरीबन 300 से ज़ायद घर जो हैं वो डिमोलिश हुए हैं। 10 से 11,000 अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं। 4 सस्पेंशन ब्रिजेस थे वो डिमोलिश हो गए हैं। 2 फिशरी के फार्म थे वो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ की एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड लगभग 450 कनाल के करीब डैमेज हो गया है। ओवरऑल अगर जीबी की बात करें तकरीबन 1.5 लाख के करीब अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं और मुतादिद यहाँ पर जो राब्ता सड़कें हैं वो टूटी हैं, पुल जो हैं वो टूटे हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस यहाँ पर जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, वो मुकम्मल तौर पे जो हैं वो डैमेज हुए हैं। इसके साथ साथ जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह जो है मुतासर हुआ है। मेरी फसल की काश्तकारी वाली ज़मीन जो थी तबाह हो गई और मेरे साथ वाले जितने हमसाये थे उनकी ज़मीनें भी तबाह हो गई है। हुकूमती इदारों से गुजारिश करूँगा कि ये सैलाब दरिया के साथ जो मज़ीद ज़मीनी कटाव होने से रोके, यहाँ पे कोई स्ट्रिप वॉल बनाए या बंद बनाए ताकि मज़ीद लोगों के ज़मीनें दरियाई कटाव में ना आ जाए। आपको मेरे पीछे पानी की पाइपलाइन नज़र भी आ रही होगी। ये यहाँ पर एक माइक्रो जो है वो हाइड्रो पावर डैम था जो तकरीबन 1 से 2 मेगावाट तक बिजली बनाने की सलाहियत, अभी ये डैम ज़ेरे तामीर था और नीयरिंग कंप्लीशन था। जल्द इसने जो है वो बिजली की पैदावार शुरू करनी थी। ये पीछे नाला जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो सैलाबी पानी आया और उसके साथ जो बड़े बड़े पत्थर, रेत और जो मिट्टी आई वो इस मिनी हाइड्रो पावर डैम को जो है वो अपने साथ बहा कर ले गई है, पावर प्लांट को बहा कर ले गई है
اور اب اس کی وجہ سے اس علاقے میں جو ہے یہ جو اشکومن کا علاقہ ہے یہاں پر اس وقت جو بجلی سپلائی بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ حکومت کی اس وقت تمام تر ترجیحات ہم دیکھ رہے ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے وہ ریکوری کے اوپر ہے۔ آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ کی جو ہے وہ ایک تنظیم ہے، وہ بھی یہاں پر کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور مقصد یہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ری ہیبلیٹیشن کی جا سکے۔ پوری کوشش یہی ہے کہ سردی کے آنے سے پہلے اس علاقے میں جلد سے جلد جو ہے وہ ریکوری کا عمل کیا جائے۔ جی سیلاب متاثرین کے لیے مختلف ملکوں کی جانب سے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف ملکوں کی جانب سے امدادی سامان لے کر اب تک 113 طیارے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے فلسطین کی طرف سے فوری رسپانس اور ریسکیو ٹیم پاکستان پہنچی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فلسطینی ٹیم کا مقصد انسانی امداد اور مشکل وقت میں متاثرہ پاکستانیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ ٹیم میں فلسطینی ہلال احمر اور سول ڈیفنس ماہرین اور ڈاکٹر شامل ہیں۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ڈینگی کی صورتحال سے۔ ملک بھر میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں مؤثر انسدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بات کریں اگر اسلام آباد کی تو محکمہ صحت کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد میں ڈینگی کے 179 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مجموعی تعداد 1235 ہو گئی ہے۔ آج کے جو کیسز آئے وہ 96 ہیں اور آج کے جتنے کیسز تھے وہ سارے کے سارے رپورٹ ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر رسپانس جو ہے وہ جاری ہے۔ ٹیمیں اس وقت لارونسل اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ویکٹر کنٹرول کے تمام تر چیزیں کر رہی ہیں۔ انٹمالوجسٹ، اسسٹنٹ انٹمالوجسٹ، اسسٹنٹ کمشنر سارے کے سارے فیلڈ پہ موجود ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر سے ڈینگی کے 188 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں راولپنڈی سے 80، لاہور سے 62 جبکہ گجرانوالہ سے 14 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے صوبے بھر میں مؤثر انسدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب کراچی سمیت صوبہ سندھ میں بھی ڈینگی کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر ستمبر کے مہینے میں اب تک 2246 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈینگی سے اب تک کراچی میں 9 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ علامات میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، اس کے ساتھ الٹیوں کی طبیعت ہوتی ہے، نوزیا ہوتا ہے اور ہیڈ ایک ہوتا ہے بہت زیادہ، اور کچھ پیشنٹس میں ایبڈومنل پین ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا۔ ہر پیشنٹ ڈیفرنٹ رسپونڈ کرتا ہے اس کو۔ اگر پلیٹلیٹس 20,000 سے کم ہوں تو اس کی بیسس پہ ہم پیشنٹ کو انڈور ٹریٹ کرتے ہیں۔ چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے ڈینگی مچھر کی افزائش کو روکنا ممکن ہے۔ گھروں، آفس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر مچھر سے بچاؤ کے لیے باریک جالی لگوائیں۔ ڈینگی لاروے کی افزائش روکنے کے لیے کیاریوں اور لان میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ گھروں میں موجود فواروں، آبشاروں اور سوئمنگ پول وغیرہ کا پانی نکال کر ان کو بند کر دیں۔ پانی جمع کرنے کے برتن، بالٹی، ٹب اور ٹینکی وغیرہ کو صحیح طور پر ڈھانپ کر رکھیں۔ صفائی کو قائم رکھ کر اگر مچھروں کی افزائش کا ماحول ہی ختم کر دیا جائے تو اس مرض کا خاتمہ ممکن ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے سوات کا دورہ کیا اور ملکن، بنیر، شانگلہ اور مردان سے تعلق رکھنے والے مائدین اور معززین سے ملاقات کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، بالخصوص سوات آپریشنز کے دوران سیکیورٹی فورسز کی بھرپور اور غیر متزلزل حمایت پر مقامی عمائدین کی تعریف کی۔ کور کمانڈر پشاور نے کہا کہ سوات میں دہشت گردوں کے خلاف بے مثال کامیابیاں مقامی لوگوں کے بھرپور تعاون سے ممکن ہوئیں۔ آپریشنز کی کامیاب تکمیل اور معمول کی واپسی کے بعد سول انتظامیہ کو پرامن منتقلی کو یقینی بنایا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں کے تسلسل اور قانون کی عملداری یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ قبائلی عمائدین نے مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے آپریشنل ایئر بیس اسکردو کا دورہ کیا اور پاک فضائیہ کی تنصیبات، نئے تعمیر شدہ انفراسٹرکچر اور سپورٹس یونٹس کا جائزہ لیا۔ ایئر چیف نے کہا کہ استعداد کار میں اضافہ آپریشنل صلاحیتوں کو توسیع دینے اور عسکری حکمت عملی میں اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ مادر وطن کی خود مختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس موقع پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو مختلف یونٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔
नाज़रीन, समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज और इलाकाई सूरत हाल पर खुलकर बात की। SCO इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी हुईं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस इवेंट पर पाकिस्तान के लिए इक्तसादी ताउन के मौके से भरपूर फायदा उठाया। वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि आलमी इक्तसादी बहरान का तकाजा है कि बाहमी ताउन को फरोग दिया जाए। चीनी सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने के आज़म का इजहार किया गया। रूस की तरफ से गैस की फराहमी की पेशकश पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के पेश नज़र किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान को रूसी गैस की फराहमी मुमकिन है क्योंकि इसके लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। रूस से पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान को गैस की फराहमी के मंसूबे पर काम करने के हवाले से तुर्की और पाकिस्तान में भी इत्तेफाक पाया गया। इजलास के मौके पर होने वाली साइड लाइन मुलाकातों में पाकिस्तान और दोस्त मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर हम आहंगी पाई गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को रूस और चीन के दौरे की दावत भी मिली। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंदूबीन को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात से आगाह किया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली का सबसे बड़ा मुतासरा मुल्क करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की आफत में मदद देने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली के लिए ज़रूरियात से भी आगाह किया। नाज़रीन, मुल्क भर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करबला का चहलम इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तमाम छोटे बड़े शहरों की इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिनमें मुमताज़ उलमा, ज़ाकिरीन शोहदाए करबला की हयात तैयबा पर रोशनी डालते हुए नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए अलम और ताज़ियों के जुलूस बरामद किए गए। और अब एक नज़र मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। भारतीय पुलिस ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा और मारूफ आलम दीन मौलाना सरजान बरकाती को जिला शोपियां में गिरफ्तार कर लिया। KMS के मुताबिक काबिज हुक्काम ने मौलाना सरजान बरकाती को 3 मारूफ उलमाए दीन मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मुश्ताक अहमद वेरी और अब्दुल मजीद दारल मदनी को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के 2 दिन बाद गिरफ्तार किया है। मौलाना सरजान बरकाती को अक्टूबर 2016 में भी गिरफ्तार करके 4 साल तक गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रखने के बाद 2020 में रिहा किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद बशीर इंदराबी ने मौलाना बरकाती और दीगर उलमाए दीन की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन वहशियाना हथकंडों से कश्मीरियों के आज़म को कमजोर नहीं किया जा सकता और वो मुकम्मल कामयाबी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मीरवाइस उमर फारूक की सरबराही में कायम मजहबी, समाजी और तदरीसी तंजीमों के नुमाइंदा इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस उलमाए कराम की गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक बयान में गिरफ्तार उलमाए कराम की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 51वें इजलास के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब में मुकर्ररीन ने भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इख्तलाफ राय को बेदर्दी से दबाने की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा इलाके में कई सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम से कबल दुआया तकरीबत का इनेकाद किया गया, जिसमें 50,000 से ज़ायद सिखों ने शिरकत की। टोरंटो में भारत के ज़िले इंतजाम पंजाब में सिखों के लिए अलहदा वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कल होगा। तकरीब में शामिल शुरका ने पीले रंग के झंडे उठाए हुए थे और उन पर खालिस्तान के नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका ने खालिस्तान के क़याम तक जदोजहद जारी रखने के आज़म का अदा किया। रेफरेंडम का एहतमाम तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने किया है। टोरंटो में काउंसिल फॉर खालिस्तान के सदर बख्शिश सिंह सिद्धू ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम को नाकाम बनाने के लिए भारतीय हुकूमत की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम के हवाले से चस्पा पोस्टर्स फाड़ने वाले भारतीय बाशिंदे को कैनेडियन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 10 लाख से ज़ायद सिख कल टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम में हिस्सा लेंगे। पंजाब इंडिपेंडेंट रेफरेंडम करके पंजाब नूं आज़ाद करना चाहुंदे हां, क्योंकि असीं ये समझ लिया वा, पंजाब के लोग भी समझ चुके हैं कि जे उन्होंने अपने हक लेने ने, जे उन्होंने जस्टिस चाहिए वा, जे उन्होंने नौकरियां चाहिए ने, जे उन्होंने एजुकेशन चाहिए आ, धार्मिक आज़ादी चाहिए आ, फिर तो पंजाब नूं आज़ाद कराना पेगा।
ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਸ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। आजहानी मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की तदफीन के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वेस्टमिंस्टर हॉल में मौजूद मलिका के ताबूत का आखिरी दीदार करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं। किंग चार्ल्स ने आजहानी मलिका को खराज अकीदत पेश करने के लिए कतारों में मौजूद अफराद से मुलाकात की। किंग चार्ल्स की आज 14 मुल्कों के वज़राए आज़म से मुलाकात तय है। मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन पीर को शाही एजाज़ के साथ की जाएगी। आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 100 से ज़ायद मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में लंदन पुलिस का कहना है कि तकरीब के मौके पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम अब तक की जाने वाली सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। इंटरनेशनल फ्रंट से एक और खबर कि यूक्रेन ने दावा किया है डोनेट्स्क के इलाके में रूसी फौज का ज़मीनी हमला नाकाम बना दिया गया है। दूसरी तरफ रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन की कमांड पोस्टों पर हमले का अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं और असलहे का बड़ा डिपो तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि ओडेसा में भी रूसी अफवाज की तरफ से दागे गए मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में फौजी मुदाखलत को एक ज़रूरी कदम करार देते हुए कहा कि रूस को तोड़ने की मगरबी साजिश को नाकाम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मॉस्को को यूक्रेन में कोई जल्दी नहीं है और हमारे मकासद में कोई तब्दीली नहीं आई। समरकंद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोआग्रेयर यूरोप को गैस चाहिए तो उसे नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से मुतालिक पाबंदियां उठाना होंगी। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों में 24 अफराद हलाक जबकि 90 जख्मी हो गए। दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफवर्जी के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़े की वजह से ज़राई आबपाशी, जानवरों के चराने, स्मगलिंग और गैरकानूनी क्रॉसिंग के वाक़यात की वजह से कशीदगी पाई जाती है। किर्गिस्तान ने 21 मई 2021 से ताजिकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़े के हल होने तक अपनी कस्टम सर्विसेज बंद कर रखी हैं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा हैं जिनसे निपटने के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है। तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए पाकिस्तान की मदद को आगे आए। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस मसले को पार्लिमानी फोरम पर भी उठा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, और ख़ास तौर पे वो ममालिक जो कार्बन एमिशंस जिनके यहाँ ज़्यादा है वो आगे आएँ और पाकिस्तान की मदद करें। यही मैसेज जो है हमने IPU पर उठाया। IPU के प्रेसिडेंट यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी हमसे ये वादा किया और कि हमें ये इस मामले में वो हमें सपोर्ट करेंगे। और मुझे यकीन है कि रवांडा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें ये आइटम जो है वो एजेंडे पर आएगा और पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं वो दुनिया के सामने पेश की जाएंगी। एबटाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने माशी मैदान में बारूदी सुरंगें बिछाई। इक़्तिसादी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने संजीदा कोशिशें की हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि एबटाबाद अवाम के मसाइल हल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी और मरकजी तंजीम ताजरान के ताउन से पेशावर के सैलाब मुतासरीन में 20-20 हज़ार की नकद इमदाद तकसीम की गई। तफसील अमजद अली से। मुसीबत की इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी और मरकजी तंजीमें ताजरान सैलाब ज़दगान के कामते हाथों का सहारा बनी और इन्हें यकीन दिलाया कि वो अकेले नहीं, अपने लिए तो सब जीतते हैं। असल मज़ा तब है जब मुश्किल वक्त में किसी का साथ दिया जाए। मरकजी तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा के सदर मेहर इलाही ने कहा कि मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए की रकम 402 ख़ानदानों में तकसीम की गई। बाकी चैम्बर की तरफ से जमा किए गए रकम दूसरे मुतासरा अजला में भी तकसीम की जाएगी।
एक दिन के नोटिस पे कैंप लगाया और कैंप में हमने 80 लाख रुपए लोगों ने हमें ला कर दिए। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिसमें छाबड़ी वाला जो है 10 रुपए बेचने वाला आदमी, उसने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर के इसी तरह से लोगों के घर डैमेज हैं, तो हमने ये फैसला किया है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में 1 से 100 आदमी का इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे और उनकी भी नकद इमदाद देंगे। जो आपने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है लोगों की मदद के लिए, ये घर घर और गांव गांव आपकी मदद से फैल रहा है और लोगों को सहूलत मैसर हो रही है। सैलाब से इस वक्त मुल्क के चारों सूबों में अवाम को मुश्किलात दरपेश है और इन मुश्किलात का हल आगे बढ़कर इनकी मदद करने से ही हो सकता है। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर कोई पेश है और मुश्किल की इस घड़ी में उनका साथ देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कमिश्नर कराची की एहलिया मुतासरीन के लिए तकिए बना रही हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगी नौरीन आसिफ। बेघर बेसकूनी सैलाब मुतासरीन के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। हर कोई उनके दुख में शरीक होकर न सिर्फ उनकी तकालीफ कम कर रहा है बल्कि अपने हिस्से की नेकियां भी कमा रहा है। ऐसी ही सोच के साथ बेगम कमिश्नर कराची आयशा इकबाल मेमन भी मुतासरीन की मुश्किलात आसान करने में अपने तौर पर अपना हिस्सा डाल रही हैं और मुतासरीन की मदद के लिए उन्होंने सिलाई मशीन चलानी भी सीख ली है। मैं ये बना रही थी तकिए, जब मैं पहले कैंप के पहले रूम में गई तो वहाँ पे एक खातून बैठी थी और वो गुस्से में थी। एक लकड़ी का ऐसे टुकड़ा था, वो मेरी तरफ फेंका और उन्होंने कहा कि ऐसे सोते हैं हम। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये उनकी दुआ थी जो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मैंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मैं तकिए लेकर आई हूँ। द एक्सप्रेशन दैट शी हैड ऑन हर फेस, उसका कोई नेमुल बदल नहीं था। जिस प्राइस में लेट्स से मुझे 500 मिल रहे थे तकिए, मैं उसमें 1000 प्रोड्यूस कर रही हूँ। मौसम में तब्दीली दस्तक देकर नहीं आती। जिस तरह कुदरती आफत ने मुतासरीन को मुश्किल में डाल दिया, ऐसे ही मौसम में बढ़ती खुनकी से परेशान इन लोगों के लिए आयशा ने चादरें सीने का भी इंतजाम किया है। बहुत सारी चीज़ें और भी लोगों को ज़रूरत है, जिसमें चादर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। प्राइस कम में हम ज़्यादा काम करें तो ये चादरें भी अब हम इंशाल्लाह ताला सिएंगे। पुरसकून नींद की अलामत समझे जाने वाला तकिया बेघर मुतासरीन को उनके घर जैसा सुकून तो नहीं दे सकता, लेकिन ये एहसास ज़रूर दिला सकता है कि हर कोई इस कठिन वक्त में उनके साथ है। अच्छे माशरे की यही पहचान है कि मुसीबत में घिरे लोगों की मदद के लिए हर कोई अपने तय कोशिश कर रहा है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से स्पेन के सफीर होसे एडियोरी ने लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफा तिजारत और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए स्पेन के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हिस्पानिवी सफीर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के जिम्मेदार ममालिक को इस मौके पर पाकिस्तान की खुसूसी तौर पर मदद करनी चाहिए। किसी भी बीमारी में मुब्तला मरीज अस्पताल में दाखिल हो तो अपने मुआलिज के रहमो करम पर होता है। ऐसे में एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो जरा सी भी गफलत न बरते। इसी सोच को बेदार करने के लिए आज आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ मरीज़ा मनाया गया। इस बारे में रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। मरीज को दौरान इलाज मुनासिब तवज्जो ना मिले, डॉक्टर्स की तरफ से गफलत बरती जाए तो वो मौत के मुंह भी चला जाता है। हर साल पूरी दुनिया में औसतन ऐसे 26 लाख वाकयात सामने आते हैं। उन्हीं की रोकथाम के लिए आज यौम तहफ़्फ़ुज़ मरीज़ा मनाया जा रहा है। WHO के पाकिस्तान में हेड ऑफ मिशन डॉक्टर पालिथा महिपाला ने इसी दिन की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब में बताया कि दवाओं के गैर महफूज तरीके इस्तेमाल और गलतियाँ दुनिया में गफलत के बायस सामने आने वाली अमवात की एक बड़ी वजह है। कॉम्स्टेक के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चौधरी के मुताबिक अक्सर साइड इफेक्ट्स दवाओं के गैर मखसूस होने की वजह से होते हैं, लेकिन नुकसानदेह असरात की एक बड़ी वजह गलत नुस्खे और एहतियात ना बरतना है। बहुत सारे मौक़ों में या तो प्रॉपर हेल्थ केयर एक्सेस नहीं होती, मगर उससे भी कहीं ज़्यादा वो मिस डायग्नोस हो जाते हैं, उनकी तशख़ीस नहीं होती अमराज की, उन्हें अद्वियात गलत दे दी जाती। डायरेक्टर ड्रैप डॉक्टर उबैदुल्ला का कहना था कि वफाकी वजारत सेहत और सेहत के सूबाई महकमों के साथ मिलकर पाकिस्तान में दवाओं की हिफाजत और देखभाल के मयार को बेहतर बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिंस 2018 वी हैव एस्टेब्लिश्ड दिस सिस्टम कि ये ADR मॉनिटरिंग ADR रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस हो। नाउ जो लेजिस्लेशन है वो भी हो चुकी है। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। WHO ने 2020 से
2030 तक को मरीजों की हिफाजत की दहाई करार दे रखा है। हुकाम के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान में भी महकमा सेहत के साथ मिलकर मरीजों की दौरान इलाज हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। किसी की जान किसी की वजह से ना चली जाए, इसी सोच के तहत तहफ़्फ़ुज़ मरीज़ा मनाया जाता है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी दिनों की मुनासबत से पाकिस्तान काउंसलेट जद्दा में सकाफती तकरीब का इनेकाद हुआ। सकाफती तकरीब का इनेकाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने और सकाफती वर्से के फ़रोग के लिए किया गया। मेहमान खुसूसी सऊदी अरेबियन सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्टर जनरल आले सबी ने सैलाब और इसके नतीजे में होने वाले भारी जानी और माली नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार किया और हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर सऊदी हुकूमत की तारीफ की और शुरका पर जोर दिया कि वो दिल खोल कर अपना हिस्सा डालें। तकरीब में मुसव्वरी के फनपारों और मलबूसात की नुमाइश की गई, जबकि मौसीकी के रंग भी बिखेरे गए। रुख करेंगे आलमी मंजरनामे का। दुनिया भर में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक ग़िज़ाई किल्लत में सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों में इनका अमल दखल सबसे कम है, लेकिन उन ममालिक में अवाम को शदीद कहतसानी का सामना है। गैर सरकारी बरतानवी तंजीम ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद भूख का सामना करने वाले अफराद की तादाद 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान, बर्किना फासो, जबूती, ग्वाटेमाला, हेटी और मडगास्कर, नाइजर समेत सोमालिया और जिम्बाब्वे गुज़श्ता 6 सालों में 123% तक ग़िज़ाई बहरान का शिकार हुए हैं। लेबनान में संगीन माशी सूरत हाल के पेश नज़र 3 दिन के लिए मुल्क भर में बैंक बंद कर दिए गए हैं। माशी सूरत हाल के पेश नज़र शहरी रुकून निकलवाने के लिए बैंकों का रुख कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ बैंकों पर हमलों के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। खातादारों के बैंकों पर धावा बोलने के वाक़यात में इजाफों को देखते हुए हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें बैंकों को 3 दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, नौकुंडी, दालबंदीन 41, तुरबत और रोहड़ी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील इस्लामाबाद 32, लाहौर 35, कराची 32, पेशावर 36, कोयटा 32, गिलगित 23, मुजफ्फराबाद 36, मरी 23, दीर 29, चित्राल 31, रावलाकोट 25 और मारमजब्बा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। और अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि उड़ने वाली गाड़ी के बाद अब उड़ने वाला मोटरसाइकिल भी मुतारिफ करवा दिया गया है। अमेरिका में होने वाले टेक्नोलॉजी शो में दुनिया की पहली फ्लाइंग बाइक का डिस्प्ले किया गया। जापानी कंपनी की जानिब से तैयार की गई ये फ्लाइंग बाइक 40 मिनट तक 62 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखती है। कंपनी हुकाम के मुताबिक ये बाइक आइंदा साल से मार्केट में दस्तयाब होगी और इसकी कीमत $7,77,000 है।